एपिसोड स्टार्टअप को-फाउंडर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स इन सब के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। लेट अस वेलकम Saket sir on the show. Basic preparation I started at the age of 19. At the age of 21, I had the opportunity from Thomson Reuters. तो मैं तो वो यार ये दुनिया जिंदगी के 10 साल गायब। तो वहाँ पे मुझे एक संदीप भैया टाइप के आदमी मिले। अगर आप मान लो एक दिन का इस दिन में, what will the first thing you will do? So hello everyone, welcome back to my channel. It's our 8th The Unique Show episode and I'm very glad to have a guest with us who is a person who followed the mass communication graduation, followed with UPSC aspirant and now the media and outreach head of the UPSC company. And एक बात और बता देता हूँ, वापस से UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एपिसोड स्टार्टअप को-फाउंडर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स इन सब के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। वी आर गोना डिस्कस व्हाट आर द अमेजिंग थिंग्स अबाउट दिस पर्सन। सो विदाउट मूविंग अ फर्दर डू, लेट अस वेलकम Saket sir on the show. Hello sir, how do you do? So thank you so much Alok for having me here and the way you guys are working at LPU with these podcasts which is a recent trend. मुझे बहुत अच्छा लगा है जान के कि आप लोग ये सब बहुत एक्टिवली कर रहे हो. So amazing and thank you so much for having me here. Sir, क्या आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? And taking the perspective of the Civils Daily as well. यार मेरी स्टोरी शुरू हुई व्हेन आई वाज 19 ईयर ओल्ड. जब मैं 19 साल का था तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फुली फंडेड. तो उससे पहले ना मेरा थोड़ा स्कूलिंग वूलिंग सब बढ़िया था. तो मैं DPS से पढ़ा. एक MUN नाम की चीज़ होती थी, मॉडल यूनाइटेड नेशंस. वो बहुत बड़ा ना फैड होता था उस टाइम, अब पता नहीं कितना बड़ा है. तो उसको उस टाइम मैं चेयर वेयर करता था. तो वो लगा कि भाई इतनी कम उम्र में IIT IIM जाके MUN चेयर कर रहे हैं. 19 साल में हार्वर्ड चले गए और बचपन से ह्यूमैनिटीज़ ली थी टू बिकम सिविल सर्वेंट वन डे. तो लगा कि यार 19 साल की उम्र इज़ द राइट एज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. जो अब हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि इट्स नॉट माइट नॉट हैव बीन द राइट डिसीजन. बट उस टाइम तो लगा कि यार अब दुनिया में सब अचीव कर लिया, दिस इज़ द ओनली थिंग टू बी अचीव्ड. तो UPSC प्रिपरेशन आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 19. वेरी यंग आई वॉज. सो आई वेंट टू दैट माया नगरी, ओल्ड राजेंद्र नगर. आपने संदीप भैया एस्पिरेंट सब देखी है, उनको पता ही है वो क्या जगह है, क्या दुनिया है. So I started preparing for that exam. So when I was 21, I gave my first attempt alongside college. तो उसमें ये हुआ कि attempt के साथ साथ ही I failed prelims पहली बार में. तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत तगड़ा एग्ज़ाम है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी जाते ही निकल जाने वाला है. तो वहाँ पे मुझे एक संदीप भैया टाइप के आदमी मिल गए लाइब्रेरी में. उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तू देख, मैं भी तेरी तरह ही 21 साल में यहाँ आया था व्हेन आई वाज 21 एंड आई आल्सो कम फ्रॉम अ टॉप NLU कॉलेज. देख मुझे 28 साल हो गए यहाँ पे, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है. आई एम नोवेयर इन लाइफ. मुझे बहुत रिग्रेट होता है. और तेरे जैसे बच्चों को जब मैं देखता हूँ जो अपनी एक बहुत हैपनिंग लाइफ छोड़ के आ रहे हैं, जो और कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट एक एग्ज़ाम, एक अनसर्टन एग्ज़ाम को इतना टाइम दे रहे हैं, तो तू एक बैकअप ले ले भाई, मेरी बात मान. मैं उस टाइम कहता अरे भाई बैकअप क्या होता है यार, इस एग्जाम का क्या बैकअप है. सारे टॉपर कहते हैं देयर शुड बी नो प्लान बी इन यूपीएससी करना है तो सिर्फ UPSC करना है, ये प्लान बी क्या होता है. तो कहता तू क्या करेगा, मान ले तेरा 3-4 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो 25-26 साल का हो गया, ना तेरी शादी होगी ना तेरी नौकरी होगी, तो उससे क्या करेगा तू बता. तो कहता, मैंने कहा क्या करेंगे यहाँ कोचिंग में पढ़ा लेंगे. तो कहता तुझे ये भी आसान लग रहा है क्या, तू जा कोचिंग में जा, कौन तुझे नौकरी देगा कोचिंग में. तो मैंने कहा यार इतना मुश्किल है क्या. तो कहता भाई जॉब स्कैरसिटी इन इंडिया इज़ वेरी रियल, ठीक है, और तू अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को वेस्ट कर देगा तो जॉब तो खत्म है. इस एग्जाम में यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग टेंजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर. तू स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत पढ़ के किसी प्राइवेट कंपनी का क्या भला करेगा. तो तू एक बैकअप पकड़. मैंने कहा भाई बैकअप क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ बोलना आता है. बचपन से ही आर्ट्स लिया था. आर्ट्स इसलिए लिया था कि एक दिन आके UPSC करेंगे, ठीक है. तो अब कुछ ऐसा कोडिंग वोडिंग तो जानते नहीं है, टेक वेक तो बना नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट का भी सीन नहीं है, बोलना आता है बस. तो या तो लॉ कर लेंगे या पत्रकारिता कर लेंगे. तो उसी संदीप भैया आदमी ने कहा कि यार तू ना IMC चले जा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म का टॉप का कॉलेज है. तो देख सारे मीडिया वाले वहीं से हैं. मैंने देखा यार ये तो बवाल चीज़ है. तो सच में पूरा 50% मीडिया यहीं से, रवीश कुमार से लेकर सुधीर चौधरी तक, दोनों एक्सट्रीम इसी जगह से पढ़े हुए हैं. मैंने कहा ये सही है, यहाँ एडमिशन ले लेते हैं. क्योंकि UPSC की तैयारी की थी तो एग्ज़ाम जल्दी क्रैक हो गया. तो वहाँ पे गए, IMC गए, वहाँ पे डिग्री विग्री की, लेकिन वो UPSC का कीड़ा ना निकलता नहीं है बहुत जल्दी, अभी तक नहीं निकल रहा है. होता ये है कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सिंसियरली तो आप इसको गिव अप भी नहीं कर पाते. अब एट द एज ऑफ 21 आई हैड द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम थॉमसन रॉयटर्स
कि भाई नौकरी है, आके कर लो, ठीक है। और उस बैच में किसी और को नहीं मिल रही थी, सिर्फ मुझे मिली सबसे पहले। हम नवाब साहब की तरह, अरे रॉयटर्स तुम कभी भी कर लेंगे क्या ही बड़ी बात है, ठीक है, यूपीएससी करते हैं। और उसके सब्सिक्वेंटली कोविड भी आ गया, वी वर कोविड बैच, और टाइम भी यूपीएससी ने बहुत बढ़ा दिया। नोबडी नो कि दुनिया में अब होने क्या वाला है, कब एग्जाम होने वाला है। एंड देन उसके बाद 2 और अटेम्प्ट हो गए यूपीएससी के। तो उस प्रोसेस में व्हेन आई फेल्ड अनदर 2 अटेम्प्ट्स, तो मुझे समझ आया कि यार इट इज़ नॉट लाइक दैट, जैसा सोचा था। अब तो लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा लाइफ में, अब वापस पत्रकारिता करें। लेकिन पॉइंट ये है कि अब आप यूपीएससी कर नहीं पा रहे हो ढंग से, जर्नलिज्म करना चाहते हो लेकिन यूपीएससी नहीं छूट रहा है। और सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता करोगे तो कम से कम तब करना जब ये यूपीएससी का कीड़ा बाहर है। ये तुम तो द्वंद्व में रहोगे लाइफ लॉन्ग। तो द्वंद्व में फंसे रहने से अच्छा है तो कुछ और सोचो। तो सिविल्स डेली उस टाइम मेरी लाइफ में एक वरदान की तरह आया कि ठीक है, आप यूट्यूब करिए हमारे लिए, जो है जिसमें आपकी मीडिया की स्किल्स भी काम आएगी, क्योंकि आपको यूपीएससी का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको मेंटरिंग साइड भी थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। तो वो मेरे लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा फिट बैठा कि यार ये ठीक है, मैं एक उस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूँ जिस कम्युनिटी के बीच में 5 साल राजेंद्र नगर में रहा हूँ, तो मैं फेमिलियर हूँ इनके नीड्स, इनके चैलेंजेस के साथ। और क्योंकि मीडिया की स्किल्स है तो यूट्यूब में मैं कर पाया, तो वहाँ इंटरव्यूज़ लेना, पॉडकास्ट वगैरह करवाना, ये सब करता रहा। तो एक सही करियर डिसीजन मेरे लिए रहा। एंड ये मेरी कहानी थी, और अभी तो फिलहाल ऐसी ही चल रही है। That's pretty well good, sir. It was very drastical change, right? So अब आप क्या कहना चाहते हो, प्लान भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? यार प्लान भी तो रखना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, 10 लाख बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है। 7-8 लाख देने आएंगे, 2-3 लाख देने नहीं आते, सिर्फ फॉर्म भरते हैं। अब उसमें से आपका जो फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स, उसी में आपका 99.9% एलिमिनेशन हो रहा है। अब उस 7 लाख में से सिर्फ 10,000 बच्चा या 12,000 बच्चा मेंस लिख रहा है, ठीक है। और बहुत बड़ी जनता है जो ये फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर कर पा रही, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान एग्जाम नहीं है। इसका फर्स्ट स्टेज मैं कहूँगा सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का लेवल सबसे ज़्यादा हाई रहता है उसमें। अब 99.9% जनता आपकी फर्स्ट स्टेज में एलिमिनेट हो रही है, 10 से 12,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं। तो जो बच्चा मई 24 में प्रीलिम्स से एलिमिनेट हो रहा है, उसको अगले साल मई 25 पे फिर एग्ज़ाम देना है। अब वो 1 साल फिर तैयारी करेगा, ठीक है। तो उसका 1 साल तो कंपैरेटिवली वेस्ट ही जा रहा है। अगर वो फिर से नहीं बना पाया तो उसके 2 साल गए। सिमिलरली अगर यहाँ वो मेंस पे एलिमिनेट हो रहा है, जहाँ 10,000 बच्चे ही पहुँच रहे हैं, और 3 आप मान के चलो 3,000 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आ रही है, 3,500 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आ रही है, और आपके पास सीट है 700 से 1000। तो अल्टीमेटली हर स्टेज पे 2-2 हज़ार बच्चे एलिमिनेट होते होते वो 700 बच्चों की लिस्ट तो बनेगी ना एंड में। तो वो 99.9% बच्चे तो एलिमिनेट हो गए। तो जो एलिमिनेट हो रहे हैं, एंड दे आर जीनियस पीपल, ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चे कर रहे हैं। IIT से उठाओ, IIM से उठाओ, एम्स, CA, आई हैव नोन एवरीवन जो इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाए। एंड पीपल लाइक सोहम हु कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, दे आर मेकिंग इट टू द लिस्ट। तो क्या चाहिए, इसका एक शॉर्ट तरीका नहीं है। तो आप उल्टा, अच्छा दिक्कत क्या है, जब हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, नॉलेज तो बहुत हो रही है, बट अमेज़ॉन में, गूगल में, किसी और प्राइवेट कंपनी में हम क्या कंट्रीब्यूट करें इस नॉलेज से? हमारे पास वर्क स्किल्स काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट स्किल्स बढ़ रही है, बट कोई और ऐसा सेक्टर ही नहीं है जो इस 99.9% बच्चे जो नहीं बना पा रहे एग्ज़ाम हर साल, उनको एब्जॉर्ब कर ले। तो प्लान बी तो डेफिनेटली होना चाहिए कि मेरे इतने साल बंधे हैं, अगर इतने साल में नहीं तो मैं यहाँ तो पहुँचूँ, या फिर मैं किसी जॉब, ऐसी जॉब पकड़ लूँ कि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर करता रहूँ। इसको फुल टाइम करना 7-8 साल, ये ना एक गैम्बल है। लग गया तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने 8 साल लगाए, फाइनली यूपीएससी हो गया। जिसका नहीं हुआ, पलट के देखोगे, जैसे एक एस्पिरेंट का डायलॉग था, पलट के देखोगे ज़िंदगी के 10 साल गायब। 22 से 30 कब हो जाएगा स्टूडेंट पता ही नहीं चलेगा अटेम्प्ट की माया में। और 30 साल में इमेजिन करो 6 यूपीएससी की अटेम्प्ट, कुछ नहीं बना, नौकरी नहीं की, और कोई शादी करने को तैयार नहीं है, उस लड़के का क्या हाल होगा? तो प्लान बी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी एग्जाम में, और ये होना चाहिए। हाँ, प्लान बी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप टेक बैकग्राउंड से हो, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, आपके प्लान भी अलग होंगे, है ना। उस हिसाब के प्लान भी बना के रखो, लेकिन प्लान भी होना चाहिए। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए।
मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, लोग डिफर करते हैं इस चीज़ को लेके, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि इस एग्जाम में अनसर्टेनिटी इतनी है कि आपको प्लान भी रखना ही पड़ेगा। सर, डू यू फील एनी चेंजेस जो कि यूपीएससी को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करना चाहिए? हाँ भाई, मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस हैं इस एग्ज़ाम को जो करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम 24 सर्विसेज का सिलेक्शन करता है, रफली 24 से 25 सर्विसेज का, ठीक है। तो ये आपको आईएएस से लेके पोस्टल सर्विस से लेके इंफॉर्मेशन सर्विस तक ले जा रहा है, रेल विभाग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक ऑन द टॉप, और नीचे इंफॉर्मेशन सर्विस तक जा रही है। डिफेंस भी इसमें है, ऑडिट अकाउंट्स भी इसमें है, पोस्टल भी है, इंफॉर्मेशन भी है, रेलवेज भी है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम, और फॉरेन सर्विस भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडियन फॉरेन सर्विसेज का चयन भी इसी एग्जाम से होता है। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो प्रोफाइल है वो है डाइवर्स प्रोफाइल, ठीक है। उसमें ऐसा है कि अगर मैं आईएएस हूँ तो मैं कहीं भी काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। कल को मैं हेल्थ संभाल रहा हूँ, परसों मैं एजुकेशन संभाल रहा हूँ, तरसों मैं शायद साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री में बैठा हूँ, ठीक है। तो मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आना चाहिए। लेकिन बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं ना, वो एक स्पेशलाइज्ड है। आप फॉरेन सर्विस उठाइए, वो उसको डिप्लोमेसी में अच्छा होना चाहिए। पुलिस सर्विस उठाइए, उसको उसकी लाइफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम, इन सब में बहुत अच्छी बनती है। या रेवेन्यू सर्विस वाला है तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ में ही काम करता है। तो अगर आप आईएएस हटा दें तो बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं ये एक स्पेशलाइज्ड डोमेन को टारगेट करती है। गॉट इट। और ये एग्ज़ाम जो है सबके लिए सिलेक्शन ले रहा है ना। तो ऐसा कई क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ आईएएस चुनने के लिए एग्ज़ाम आपने बनाया हुआ है, स्पेशली फॉरेन सर्विस जैसी चीज़। अब मान के चलो आप फॉरेन सर्विसेज के लिए जो स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा है, ठीक है, जिसको इंडिया, चाइना, यूक्रेन, रशिया पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, और जिसके पास जेएनयू से या साउथ एशियन इंस्टीट्यूट से आईआर की डिग्री भी है, जिसने एक स्टेप उठाया कि मैं आईआर की डिग्री भी परस्यू करूँगा, ठीक है, और जो पैशनेटली डिप्लोमेसी फॉलो करता है ना, वो उसको बेहतर डिप्लोमेट होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर डिजर्व करता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना, या कोई भी इंजीनियर जस्ट बिकॉज उसको वो आईएएस नहीं मिला, उसको आईएफएस मिल रहा है तो वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज कर रहा है। तो अगर हम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज कुछ हटा दें, उनके क्राइटेरियाज बदल दें, हम यूपीएससी को ही कहें कि आप एग्जाम लीजिए, लेकिन एलिजिबिलिटी डिफर कर दीजिए कि इस सर्विसेज के लिए, स्पेशली फॉर फॉरेन सर्विसेज, जैसे कि आपके लिए ये एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है, आपके लिए आईआर इंटरेस्ट मैंडेटरी है, आपके लिए कुछ पेपर्स होंगे जो आपका आईआर का एक्यूमेंट चेक करेंगे, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग काम ही आईआर का करना है। पुलिस सर्विसेज का लाइफ लॉन्ग काम इन्वेस्टिगेशन का है, बहुत हद तक है लॉ एंड ऑर्डर का है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसका रोल डीएम से काफ़ी अलग है, एसपी का रोल डीएम से काफ़ी अलग है। तो कुछ पेपर्स उनके लिए होने चाहिए जो अलग सर्विसेज को जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और प्लस ऑफ कोर्स इस पे बहुत बात होती है कि इसकी एज लिमिट आप कम कर दीजिए, ठीक है, इसको आप 21 से 26 तक कर दीजिए, ठीक है, या 27 तक कर दीजिए, जो भी है पहले वेल इन्फॉर्म कर दीजिए, और एक टाइम में ख़त्म करो इसको। और कुछ कई लोग ये भी कहते हैं, जो कि अच्छा कहते हैं आई गेस, कि इसका एक साल में 2 बार कराओ। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल वो एस्पिरेंट वेट कर रहा है, मैंने 24 का प्रीलिम्स फेल किया तो मैं 25 के प्रीलिम्स का वेट कर रहा हूँ। अगर मैं मई 24 में प्रीलिम्स कराऊँ, आप एक प्रीलिम्स आप अक्टूबर 24 में भी करा दो, ठीक है, कि जब उसने प्रीलिम्स क्लियर किया वो कभी भी मेंस लिख ले आके, ठीक है। 2 साइकिल आप बना दो ईयर का, उससे क्या है, कम से कम वो अपने 6 अटेम्प्ट बच्चा जो है वो 2-3 साल में तो एग्जॉस्ट कर लेगा ना, अगर करना चाहे तो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो 21 साल का बच्चा है उसको 25 साल तक ही शुड गेट अवे विद यूपीएससी, चाहे वो सिलेक्ट होके या वो रिजेक्ट होके, ताकि 25 के बाद एटलीस्ट 30 तक तो अपनी लाइफ बना ले वो। ये रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22 से लेके 30 तक बच्चा बर्बाद हो रहा है इसमें। गॉट इट। एक माया चेस कर रहा है ना, वो चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल होके नहीं, इमोशनल होके। जब बच्चा, जैसे यूपीएससी में बच्चा इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा, अब वो प्रैक्टिकलिटी खो जाता है, रैशनैलिटी खो जाता है, उसको लगता है यार एक दिन हो ही जाएगा। मोटिवेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, वो तुम्हें दिन भर कह रही है कि नहीं लगे रहो, हो ही जाएगा। तो वो उसको, और माँ बाप भी सपोर्ट करते रहते हैं कि नहीं बेटा करो, हम हैं। तो बच्चा ना कई बार लिंगर ऑन कर देता है, जो नहीं करना चाहिए। 25 तक गेट अवे विद इट, चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद चूज एन ऑल्टरनेटिव करियर, मूव ऑन विद लाइफ। तो रिफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट है यार इसमें। सर, आपने अभी भी जैसे बता रहे थे सर्विसेज के बारे में, यू जस्ट मेंशन द डिफेंस सर्विसेज।
So UPSC Defense Services के पेपर in the CSE exam how? डिफेंस के भी ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, IDAS कहते हैं उनको, IDES कहते हैं हम उनको। तो वो जो कैंट एरियाज आप देखते हैं ना, वो कैंट एरियाज का एक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। जैसे आप आगरा कैंट जाएंगे, आप दिल्ली कैंट जाएंगे, तो वहाँ जो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज होते हैं वो इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस से होते हैं, वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस से होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखते हैं उन एरियाज का जो सिर्फ डिफेंस के लिए बनाए गए हैं। तो डिफेंस में इस तरीके से यूपीएससी की इन्वॉल्वमेंट है कंपेयर टू ऑफ कोर्स एनडीए और सीडीएस जो आप समझते हैं, वो तो है ही डिफेंस के लिए मेन एग्जामिनेशन, बट इसमें भी डिफेंस का रोल है। Apart from everything, you were a mass communication graduate, right? And उसके बाद आप यूपीएससी के एस्पिरेंट बने, तो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस जो आपने फेस की एंड उसको कैसे ओवरकम किया आपने? यार यूपीएससी के एस्पिरेंट पहले बने, मास कम्युनिकेशन बैकअप लिया। ओके समझ गया, गॉट इट। ठीक है, तो यूपीएससी तो एक ऑफ कोर्स बचपन से ही करने वाली चीज़ थी, बट जब रियलाइज़ हुआ कि यार ये शायद किसी संदीप भैया ने आगे कह दिया कि नहीं भाई थोड़ा बैकअप ले लो, तब मास कम्युनिकेशन लिया। लेकिन चैलेंज तो ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, एक तो रॉयटर्स जैसी कंपनी छोड़ना, रॉयटर्स के अलावा भी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ थी प्राइवेट सेक्टर मीडिया में, एंकरिंग की, रिपोर्टिंग की, डेस्क अपॉर्चुनिटीज़, यूट्यूब खुल रहा था, पॉडकास्ट आ ही रहा था उस टाइम। तो ये सब स्किप करते हुए यूपीएससी की तरफ वापस जाना और वही किताबें उठा के उसी को रिवीजन करके उसी के नोट्स बनाना बड़ा मोनोटनस हो जाता है। और समबडी हु कम्स फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड, देखो पता है होता ये है कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई MBA वाला भी है, तो उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी कम होती है। वो होता है कि यार वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो IIT भी पहुंचा होता है या एम्स गया होता है या अच्छे MBA कॉलेज गया तो पढ़ के गया होता है, तो उसको पता है वो इस एग्ज़ाम को एक जस्ट लाइक अनदर एग्ज़ाम लेता है कि चलो यार मैंने पढ़ के IIT क्रैक किया था, मैं पढ़ के शायद UPSC भी निकाल लूँगा। उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनकी क्या है, सिटिंग बनी होती है एग्जामिनेशंस की। हमारे जैसे लोग जिनका ब्रेड एंड बटर ही क्रिएटिविटी है, जो अगर बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो शायद वो कुछ नहीं कमा पाएंगे लाइफ लॉन्ग। हम जैसे लोग जब UPSC प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक डर ये रहता है कि हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स ख़त्म ना हो जाएं, कम ना हो जाएं, ख़त्म नहीं तो कम ना हो जाएं, बिकॉज क्रिएटिविटी को ना हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। अब अगर मैं यूट्यूबर हूँ और मैं कैमरा छोड़ दूँ बहुत टाइम तक, तो वो तो स्किल डेड हो गई ना मेरे लिए। सर अगर हम सिविल्स डेली की बात करते हैं तो इट्स अ रीसेंट ऑर्गेनाइजेशन, 2016 पे स्टार्ट हुई है, एंड अगर आप मीडिया एंड आउटरीच संभाल रहे हो, सो इट्स अ प्रिटी वेल साइड, 11K फॉलोअर्स, अबाउट टू 11K in Insta, and also gaining some popularity in the Delhi region. So what do you think कि how civil daily ऐसा क्या करता है स्टूडेंट्स के साथ, कैसे उनकी यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है, एंड व्हाट वर योर थिंकिंग कि तुझे आपको ये करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे बच्चों तक पहुंचना है, सो व्हाट वाज योर डिमांड? इंस्टा पे हम थोड़ा लेट आए, हम फेसबुक पे शुरू किया पहले, तो फेसबुक पे 80K तक था, फिर यूट्यूब किया हमने, यूट्यूब पे वी हैव 180K सब्सक्राइबर्स अभी इस पे, और इंस्टा पे हम ग्रो कर रहे हैं ऑफ कोर्स एज यू सेड। तो सिविल्स डेली ऑफ कोर्स एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू द बिगर नेम्स यू सी, बट व्हाट वी ब्रॉट इन एज एन इंस्टीट्यूट वाज मेंटोरशिप। हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर ना ज्ञान बहुत है, ठीक है, एक ज्ञानी टीचर बहुत बैठे हैं, आ रहे हैं यूट्यूब के लाइक रील्स बना के, वो ज्ञान दे के मोटिवेशन पे आके एक ट्रेडिशनल क्लासरूम मॉडल पे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एक टीचर आ रहा है, 1000-2000 बच्चे का बैच भर दो तुम, ठीक है, भर दो, और उनको सिलेबस भी ख़त्म मत कराओ उनका, बस आके एक चैप्टर पढ़ा के चले जाओ। अब वो बच्चा यार जो गाँव से आ रहा है, जो Tier 2 से आ रहा है, जो ये आ रहा है कि मैं वाजीराम जाऊंगा या मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन जाऊंगा, फोरम जाऊंगा, जहाँ पे मैं इन 700-800 बच्चों के बीच में बैठूंगा तो शायद मेरा भला हो जाएगा, वो और डर जाता है। उसको लगता है यार मैं तो यहाँ कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा, यहाँ तो एक से एक धाक बैठे हुए हैं यार, और उसको एक अलग टाइप की इनसिक्योरिटी होने लगती है। मेंटोरशिप जो हम लेके आए, इस चीज़ ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया। पर्सनलाइज मेंटोरशिप, हम क्या करते हैं, हमारा जो मेंटोर है वो पर्सनलाइज टाइम टेबल बना के देता है। वो कहेगा
कि यार आपका ये, आप ऐसे हो, आपका ये रूटीन है, आप जनरलाइज मत करो, आप ऐसे फॉलो करो, छोड़ दो दुनिया क्या कह रही है, मैं हूं ना आपके साथ। तो मेंटोर और वो भैया दीदी टाइप का हो जाता है एक तरीके से। वो भैया दीदी की तरह आपकी हैंड होल्डिंग करता रहता है इस पूरे प्रोसेस में। That's pretty good, sir. Sir, आप mentorship कर ही रहे हो, तो सर would you please tell us the ideal path for the general UPSC candidate? आइडियल पाथ यूपीएससी में यार नहीं कुछ होता है, क्योंकि आइडियलिज्म नाम की कोई चीज़ यूपीएससी में नहीं है। यूपीएससी में क्या है, किसका होगा, कब होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। सोहम एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से है, आदित्य एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से है, लेकिन कई रैंकर्स हैं, पवन दत्ता एक सिंपल मेडिकल कॉलेज से है, ठीक है, लेकिन कई रैंकर हैं जो आईआईटी से भी हैं, ठीक है। तो किसका कब होगा ये कह पाना एक तो बहुत मुश्किल है। तो आइडियलिज्म का कोई पाथ नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज में एक चीज़ ये है, अगर अंदर से आ रहा है ना कि मैं कर सकता हूँ और मुझ में बैठने की और पढ़ने की क्षमता है, मैं लग के साल 2 साल बैठ के पढ़ सकता हूँ, एक राइट गाइडेंस को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि मुझे तो सब आता है, ठीक है, मैं तो जीनियस हूँ, मैं तो जिले का टॉपर रह चुका हूँ, मैं तो अमेरिका से आ रहा हूँ, इतना पैकेज छोड़ के आ रहा हूँ, तो भाई नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम एटीट्यूड ही रख के जो रख के आ रहे हो, जो यूपीएससी को चाहिए नहीं। यूपीएससी को पहली चीज़ ही चाहिए ह्यूमिलिटी, ठीक है, तुम वही चीज़ नहीं रख के आ रहे हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चलेगा और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, कि वो पटना से या बनारस से बच्चा आ रहा है और कह रहा है बाबा ये तो होगा ही नहीं, ये तो जो दुनिया है यहाँ तो यहाँ तो भाई स्टीफन और एसआरसीसी वाले ही करेंगे, हमारी कोई जगह नहीं है, मैया वापस बुला लो हमको, उनका भी नहीं, ठीक है। अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना पड़ेगा। माध्यम दोनों सही हैं, हिंदी इंग्लिश, सब्जेक्ट कोई भी गलत नहीं है, सारे ऑप्शनल में नंबर आते हैं, ठीक है। ऑप्शनल पसंद आना चाहिए आपको, ऑप्शनल आपको पसंद है, आप कर सकते हो, आपके नंबर आ जाएंगे। तरीके से पढ़ोगे यूपीएससी पॉसिबल है, ठीक है, राइट वे में पढ़ोगे। लेकिन आइडियल क्या है, कौन सा बच्चा कर लेगा, इसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर पाएगा। यूपीएससी में कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं है। जब किसी में अंदर से इच्छा आ गई, वो क्यूरोसिटी आ गई कि मुझे अब करके दिखाना है, नाउ दिस इज द मोमेंट, आई वांट टू चेंज माय लाइफ फॉर एवर, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कि मेरे लिए यही एक वे है टू टेल एवरीवन दैट आई हैव अराइव्ड, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे, उनको ये करना चाहिए, और यही उनके लिए आइडियल वे है। टू गेट टू स्टार्ट, शुरू करना ही बहुत मुश्किल है, और सस्टेन करना उसको, और कब उसको पॉज करना है और कब उसको क्विट करना है, ये सारी जर्नी उसको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग, कि मैं इस टाइम स्टार्ट करूँगा, मैं इतने टाइम के लिए स्टार्ट करूँगा, मैं पॉज लेके ये करूँगा, और मैं इस टाइम क्विट कर दूंगा, नो मैटर वॉट। मैं इसकी साइकिल में कम से कम अपनी पूरी जवानी नहीं लगाऊंगा। तो एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके, येट बहुत सिंपल लोग इसको क्रैक करते हैं। मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई हाई फाई चीज़ है ही नहीं। अच्छा खाना उनको पता ही नहीं क्या है, अच्छे कपड़े उन्हें पता ही नहीं क्या है, उनको पता है दाल भात चोखा है, उनको पता है कि जितने कपड़े रिक्वायर्ड हैं उतने मेरे पास हैं। ये सब चीज़ जितनी सिंप्लिसिटी के साथ, सोहम को आपने देखा है कितना सिंपल आदमी है, ऐसे सिंपल लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट अचीव कर लेते, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही सिंपल लोगों के लिए है। आप इसमें आके अपनी इंग्लिश दिखाओगे, आप यहाँ आके अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करोगे, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। जब तक वो सिंप्लिसिटी के ट्रैक में नहीं आओगे, ये एग्ज़ाम नहीं होगा। Sir, you are witnessing the evolving landscape of the online e-learning system, right? तो अभी यूपीएससी भी शायद ऑनलाइन शिफ्ट ही होगा, आई गेस। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सर व्हाट डू यू से कि अगर आप ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करते हो यूपीएससी का, तो कैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूपीएससी को हैंडल करोगे? कैसे पॉसिबल है भाई, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ऑनलाइन कैसे हो सकता है? देखो, इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर दोगे तो इस एग्ज़ाम का कोर ही ख़त्म हो जाएगा। So what's the role of technology in the? मैं बताता हूँ, समझ गया आपका सवाल, समझ गया कि टेक्नोलॉजी आगे कैसे इम्पैक्ट करने वाली है एग्जामिनेशन को। देखो, टेक्नोलॉजी हमेशा से पॉजिटिव ही रही है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। एक टाइम था जब एस्पिरेंट्स सिर्फ किताबें पढ़ते थे, और किताबें पढ़ते थे वो भी एक जगह ही अवेलेबल होती थी, किसी एक जगह ही आके वो किताब मिलती थी, या एक ही न्यूज़पेपर होता था, वही पढ़ना होता था, उसी में से पेपर आता था। 80s 90s अर्ली 2000 में कुंजी आया करती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की,
वो बच्चे करके रट के चले जाते थे, जो भी रटना कहते थे, उस टाइम रटना भी मुश्किल होता था। वो करके क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते थे, तो उतना ही करना एक टाइम पे चैलेंज होता था। फिर एक टाइम पे यूट्यूब ने बूम किया, वेबसाइट्स ने बूम किया यूपीएससी प्रिपरेशन में। वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए थी, जहाँ यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आ गया, वेबसाइट्स पे फ्री कंटेंट आ गया, बुक्स फ्री में अवेलेबल हो गई। तब उसमें एस्पिरेंट्स के लिए एग्ज़ाम तो आसान हुआ नहीं, एग्ज़ाम भी उस लेवल पे मुश्किल हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया, बट यूपीएससी ने अडेप्ट कर लिया। ओके, गॉट इट। सर, लास्ट ईयर आपने मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम करवाया था, हाउ वाज द रिजल्ट और आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या सिखाया? दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यार सिखाना क्या है, जो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो अल्टीमेटली 3-4 साल से वेटरन्स होते ही वो आते हैं इस एग्ज़ाम प्रोसेस में। मैंने बहुत सीखा और बहुत सारे रैंकर्स निकले यार। इस बार मॉक इंटरव्यू से मैं कम से कम नहीं करके भी तो 150 से 200 रैंकर्स थे जो सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ देने आए थे और जिनको डैफ एनालिसिस किया था। डैफ तो ऑफकोर्स हमारे सजल सर ने एनालाइज किया था, बट वो जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है मॉक इंटरव्यूज़ का, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक तो मुझे ये समझ आया कि यार एस्पिरेंट ना डाइवर्स कम्युनिटी से आ रहा है, ठीक है। कोई औरत है जो हाउसवाइफ है और जो कैसे बीट करके, मतलब अपने सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके वो इंटरव्यू तक पहुंची है। उसका लिस्ट में नाम नहीं आया इस बार, बट मुझे लगा कि यार इसने क्या फाइट मारी है लाइफ में। मतलब यार इतने, एक अब्यूजिव हस्बैंड है, मतलब फैमिली है जिसको बच्चों की वजह से वो फैमिली छोड़ नहीं पा रही है, लेकिन उसने पूरी फाइट मार के 30 साल तक वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंची। लिस्ट में नहीं आई, लेकिन क्या फाइट है, क्या स्टोरी है, क्या ग्रिट है। कल को कभी ना कभी वो एक बार और फाइट मारेगी तो स्टेट पीसीएस निकाल लेगी, यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, वट एवर शी वांट्स टू डू। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी लाइफ में। यहाँ तक आना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट पहली बात, क्योंकि भाई 3000 बच्चे आ रहे हैं सिर्फ देश में और उसमें से 1000 बच्चे अल्टीमेटली सिलेक्ट होंगे। तो जो 2000 सिलेक्ट हुए ना, बहुत डिफरेंस नहीं था उनमें, ठीक है। वो उतने ही बच्चे थे। किस्मत की बात थी, पैनल की बात थी, समय की बात थी कि तुम्हें दूसरा पैनल मिल गया, तुम्हारे सवाल इधर के इधर हो गए, तुम्हारे नंबर 190 की जगह 170 हो गए। ये किस्मत की बात थी। ये बहुत डिफरेंस नहीं होता है जो 180 और 185 लाता है नंबर में, कोई डिफरेंस नहीं होता। इक्वल लेवल के बच्चे होते हैं, किस्मत आ जाती है यहाँ पे। तो जो पहले वहाँ तक पहुँचे हैं, अचीवमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने आपको एक हाउसवाइफ का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कितने लोगों को देखा, फार्मर, लेबर्स। एक को मैं पर्सनली जानता हूँ जो फिर से मीन्स लिख रहे हैं, मम्मी लेबर है उनकी, पापा मैकेनिक हैं, और हर साल निकाल लेते हैं, हर साल इंटरव्यू तक आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज पहली बार कभी देखा ही नहीं था। आप सोचिए, जो लेबर फैमिली में पला बड़ा हो, जो मैकेनिक फैमिली में पला बड़ा हो, उसको आप ये बड़े 4 बाबू वाले पैनल के आगे बैठा रहे हो कि अब आईएएस का इंटरव्यू दो। वो कांपेगा, थोड़ा तो कांपेगा ही वो, लेकिन अब वो निकाल लेगा क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस हो गया। अब उसको पता है क्या चाहिए। इस बार वो कॉन्फिडेंट है, कहता भैया इस बार मैं निकाल लूँगा। तो देखो, ये है, जब ये हम्बल बैकग्राउंड वाले भी आते हैं ऊपर तक, तो अचीवमेंट है यहाँ तक आना। इनके लिए प्रिविलेज्डनेस और इनकी प्रॉब्लम्स हमसे बहुत अलग होती हैं। जो हम सो कॉल्ड प्रिविलेज लोग हैं ना, हमसे बहुत अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी फाइट ही रोटी और कपड़े की होती है एक्चुअली, ठीक है। हमारी फाइट क्या होती है, हमारी फाइट ना फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की होती है कई बार, जो रिक्वायर्ड नहीं है इस एग्जाम की, ठीक है। मेंटल हेल्थ रियल है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रियल है, लेकिन अननेसेसरीली आप उसमें घुस रहे हो। आप अननेसेसरीली उन चीज़ों को अपनी ओर आने दे रहे हो। उनके बिना भी आपका काम चल जाएगा। कंपेयर टू जब मैं उनको देखता हूँ हम्बल बैकग्राउंड वालों के लिए, उनके लिए वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है जो मुझे एसआरसीसी से या प्रिविलेज स्टूडेंट्स की मिलती है कि सर यहाँ तक आ गए, ये फेस करके आए हैं। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बट समहाउ वो अपनी प्रिविलेजनेस को रियलाइज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। वो सिर्फ अपने ही बनाए वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है। वो उन सोशल डोपामिन में ही वो उनको प्रॉब्लम लग रही है। बट उनसे पूछो जो जिनके पास ब्लेज़र के पैसे नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए, जो मामा का ब्लेज़र पहन के इंटरव्यू देने आते हैं, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया
या मैं इंस्टा पे पॉपुलर नहीं हूँ, या मैं डेट नहीं कर पा रहा, या मैं पार्टी नहीं कर पा रहा। उनकी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा ब्लेजर के लिए पैसे कहीं से करवा दो। ठीक है, मेरा बस एक बार यूपीएससी तक का इंटरव्यू तक का थोड़ा खर्चा देख लो, क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैं देखता हूँ कि कितनी दुनिया अलग है। तो मैंने ये भी चीज़ पाई कि बहुत अलग डाइवर्सिटी से लोग आए इंटरव्यू करने, और हर टाइप के लोग लबासना में गए, वहाँ से भी गए और उस सेगमेंट से भी गए, और दोनों अलग टाइप के ऑफिसर्स भी बनेंगे। बट मैंने बहुत सीखा और मैंने ग्रिट सीखी। मैंने देखा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में। अगर कोई एक वुमन जो अपने अब्यूजिव हस्बैंड से बच के अपने पेट्रियार्कल ससुराल से निकल कर यूपीएससी एग्ज़ाम की फाइट मार सकती है एंड तक, तो हम जैसे लोग जिनके पास सब कुछ है, वाई कांट वी गिव इट अनदर शॉट। तो वो सारी चीज़ें मुझे सीखने को ऑफ कोर्स मिली इंटरव्यू प्रोग्राम से। गॉट इट सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, सर आप भी आईएएस के लिए प्रिपेयर करने वाले हो? मुझे नहीं पता मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। बट अगेन एज आई सेड, मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी आई एम डेली इन्वॉल्व इन। अगर आप मान लो एक दिन के आईएएस बन गए, व्हाट विल द फर्स्ट चेंज यू विल डू? एक दिन के लिए क्यों बनना भाई, या तो बनना है या नहीं बनना है। सो ये एक दिन के लिए क्या होता है, नायक थोड़ी चल रही है। देखो, या तो बनो या मत बनो, ठीक है। पॉइंट ये है, बनो या ना बनो, जो काम कर रहे हो ना उसको दिल से करो, ठीक है। नहीं बन रहे हो तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं बना क्यों नहीं, और बन गए हो तो उसको जस्टिफाई करो। ये रियलाइज़ करो कि मैं बहुत लोग मेरी जगह आना चाहते थे, तो रैंक अगर 70 भी आई है और 10 नहीं आई है तो रो मत। कैडर यूपी की जगह छत्तीसगढ़ मिल रहा है तो रो मत। क्रांतिकारी मत बनो, बट सिस्टम में रह के सिस्टम में रिफॉर्म करो। अच्छा अफसर वही होता है। फेथ रखो, हो जाता है एग्ज़ाम। और सॉलिट्यूड, अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। लेट इट गो वाली फीलिंग होनी चाहिए। नहीं भी हुआ तो बहुत बढ़िया, हो गया तो भी बहुत बढ़िया। Thank you so much, sir, for having this wonderful podcast. Thank you so much, Alok, and your wonderful team for having us here and having me here. Thank you so much. Guys, this was our 8th episode and I'm damn sure आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा. I would really love your comments. Put down the comments. मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या लर्निंग सीखी है. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको सर कैसे लगे, क्या आप चाहते हो कि उनको सर के साथ वापस आना है. जस्ट कमेंट इट डाउन. हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आगे लेते रहेंगे. थैंक यू एंड पीस आउट.